जय भीम। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब जी को भी अपनी पूरी जिंदगी त्यागनी पड़ गई हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो आप आज उनके नाम को गर्व से, पूरी जान से दोबारा दोहराएंगे और कहेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में बहुजन समाज पार्टी की आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की सभा में शामिल हमारे यहां पर मौजूद मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ मेरे सभी छोटे भाई बहनें, युवा साथी, आप सभी ने इतना कीमती समय निकालकर अपने दिन में से यहां हम सबको सुनने आए, इस सभा में शामिल हुए, बाबा साहब जी की, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आप सब इकट्ठा हुए। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर ये सभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ आज मंच पे मौजूद हमारी प्रदेश की कमेटी और उनके साथ साथ हमारे सभी जिला के अध्यक्ष और उनके साथ साथ उनके सभी साथी लोग, आप सब ने जो दिन रात मेहनत कर चंद 16 दिनों में इतनी बड़ी सभा आयोजित की और इसको सफल बनाया, इतने बड़े स्टेडियम को आपने कुछ ही दिनों में भर दिया, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश भर में हमारे सभी एससी, एसटी, ओबीसी व वंचित समाज के लोग आज उन्हें याद करके उनके विचारों को और मिशन को जीवित रखने का संकल्प लेते हैं। परंतु साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धा वही होगी जब हम सब उनकी एकमात्र विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाने का काम करेंगे। साथियों, आज कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में करने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी
एवं आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को, के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के इस मिशनरी कार्य से जुड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन सिर्फ फूल चढ़ाने के लिए नहीं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो शख्स यहां पे मौजूद हर एक व्यक्ति से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हमने बाबा साहब का जो सपना था पूरा किया? क्या हम आज इतने सालों के बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए हैं? साथियों, वो शख्स जिसने हमारे संविधान लिखा, वो शख्स जिसने हमारा संविधान लिखा, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो वो कोई मामूली कानून नहीं लिख रहे थे, वो करोड़ों लोगों की आजादी लिख रहे थे, करोड़ों लोगों की आजादी लिख रहे थे। उन सब की आजादी जो सदियों से दबे कुचले रहे, और ये संविधान किसी एक जाति को देखकर नहीं लिखा गया। बाबा साहब ने कभी किसी एक जाति को ध्यान में रखकर इस संविधान को नहीं लिखा। ये हर उस इंसान के लिए लिखा जिसे यहाँ की व्यवस्था ने सदियों से दबा के कुचल के रखा था। बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर ये संविधान लिखा। अब जरा सोचिए साथियों, बाबा साहब ने क्या क्या हासिल किया है अपने जीवन काल में। बाबा साहब ने क्या क्या हासिल किया? वो शख्स जिसे अछूत माना जाता था, वो जिसे स्कूल के बाहर रखकर पढ़ाया जाता था, जिसे स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो जिसे किसी ने अपना घर नहीं दिया, वो जो इंसान, ये शख्स वो है जिसने इस भारत देश जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र बनी, उसका संविधान लिखा। बदले की भावना से नहीं, इंसाफ के साथ भावना से सबके लिए एक संविधान लिखा। बाबा साहब ने संविधान में अपने आर्टिकल 14 में लिखा था कि कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 14 में लिखा था कि कानून की नजरों में सब बराबर है। साथियों, आर्टिकल 15 में लिखा कि जाति, धर्म, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं अलाउड है, नहीं होगा। आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल 17 में लिखा कि छुआछूत को अपराध बनाया। आर्टिकल 25 में लिखा कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 46 में लिखा कि सरकार को SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की शिक्षा और रोजगार, आर्थिक तरक्की का ध्यान रखना होगा। आरक्षण के जरिए उन्होंने ये रास्ता बनाया कि जो लोग सदियों से दबाए गए, कुचले गए, उन्हें भी आगे बढ़ने का और सत्ता में भागीदारी लेने का मौका मिले।
परंतु अंबेडकरवादी सिर्फ एक ऐसा समाज, ऐसे समाज के लिए नहीं था। लोग कहते हैं कि अंबेडकरवादी वो लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, परंतु अगर किसी ने बाबा साहब को पूरी तरीके से गंभीरता से पढ़ा है तो अंबेडकरवादी वो आदमी है, वो शख्स है जो अपने आप को भारतीय कहता है, क्योंकि हर भारतीय एक अंबेडकरवादी है। बाबा साहब समझते थे, साथियों, बाबा साहब समझते थे कि ये जो व्यवस्था है, जो संविधान से पहले व्यवस्था चल रही थी भारत में, कि जाति व्यवस्था के तहत सबसे नीचे दलितों को दबाया गया है, जंगलों में हमारे आदिवासियों का शोषण किया गया है, खेतों में हमारे ओबीसी पर बोझ डाला गया है और समाज को इस तरह बांटा गया है कि हम सब पीड़ित लोग कभी भी एकजुट ना हो पाए। साथियों, उस भारत को एकजुट कर एक संविधान दिया और तब जाके इस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मिला। साथियों, वो पहले एक अकेले लौटे अपने समय में ऐसे शख्स थे जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा, महिलाओं को संपत्ति का हक दिलाया। उन संविधान से पहले महिलाओं को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनकी अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं था। और साथियों, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं की आवाज उठाई, उनके हकों के लिए उन्होंने हकों के लिए उनकी बातें रखी, तो साथियों, नेहरू जी से लेके गांधी जी और गांधी जी से लेकर यहां तक कि आरएसएस ने उनका विरोध किया। जो आज पार्टियां सत्ता में बैठी हैं, उन्होंने हमारी महिलाओं का विरोध किया। साथियों, पर बाबा साहब उनके विरोध से डरे नहीं, उनके विरोध करने से डरे नहीं, वो ना झुके। उन्होंने भले ही अपना पद छोड़ दिया, पर अपने समाज के लिए, अपनी महिलाओं के लिए कभी सर नहीं झुकाया। उन्होंने हमेशा साफ साफ हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने कई भाषणों में हमें चेतावनी दी थी, कहा था कि सिर्फ वोट का हक देने से काम नहीं चलेगा। आज हमारे पास वोट करने की ताकत है, हमारे पास अधिकार है, परंतु साथियों, उन्होंने कहा था कि सिर्फ वोट के अधिकार से तुम सफल नहीं बन सकते। हमें समाज को बदलना होगा, हमें समाज को बदलना होगा, हमें समाज को एकजुट करना होगा, क्योंकि जब ये मुट्ठी एक साथ जुड़ेगी तभी हम सत्ता में एक साथ आगे बैठेंगे। साथियों, जो इस बातों को समझ पाए वही है असल मायने में अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी दया नहीं मांगता, तरस नहीं मांगता किसी का, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगता है। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में उन्होंने सर्व समाज के लोगों को, चाहे वो जिस भी जाति धर्म से आते हो, उन्हें इंसाफ दिलाने की बात की है। साथियों, ये तो रही बाबा साहब के संविधान की बातें। हम चाहे जितनी भी आज बात करें उनकी, परंतु हमें थोड़ा सा हकीकत के बारे में भी जानना जरूरी है कि आज हम किस समाज में रहते हैं, कैसी व्यवस्था में रहते हैं, किस तरीके की सरकारें चल रही हैं, और जो वो सरकारें चला रहे हैं वो लोगों की सोच, उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति क्या है। साथियों, अगर मैं हमारे एससी समाज की बात करूं तो संविधान को आज 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज सरकारी आंकड़े आप लोगों के बीच में रखता हूं। 2023 में
दलितों पर 60,000 से ज्यादा अपराध के केस दर्ज किए गए। 2018 से लेकर लगभग आज 2.25 लाख से ज्यादा एससी महिलाओं पर रेप के केस दर्ज किए गए। साथियों, ये सरकारी आंकड़े हैं। आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर मैं ज्यादा इन सब पे नहीं बात करूंगा, परंतु एक रियलिटी चेक आज का समय बताना भी बहुत जरूरी है। साथियों, इतना ही नहीं, ये जो इतने सारे मुकदमे हमारे समाज पे चल रहे हैं, जो इतना अत्याचार हमारे समाज पे हुआ है, तो उन पे इंसाफ भी किया गया होगा, उनकी सुनवाई भी की गई होगी, क्योंकि बाबा साहब ने खाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान नहीं, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया था। तो जुडिशियल सिस्टम भी खड़ा है। तो हमने इस समाज के डेटा को भी उठा के समझा कि इतने जो मुकदमे हमारे समाज पे हुए, हमारे लोग कोर्ट न्यायालय में भी गए होंगे, तो मात्र 35% मुकदमों में डिसीजन आया है, और जो बाकी मुकदमे हैं वो आज भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। 95% केसेस आज भी कोर्ट में ऐसे ही लटके हुए हैं। साथियों, अगर मैं हमारे आदिवासी समाज की बात करूं, तो 2023 में उन पर हमले 23%, 30% ज्यादा बढ़ चुके हैं। साल दर साल हर चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, अन्य विपक्षी पार्टियां आती हैं, हमारे समाज के लिए बोलती हैं कि भाई हम आपकी जमीनों का आपको अधिकार दिलाएंगे, परंतु जैसे ही वो सत्ता में बैठती हैं, वैसे ही हमारे समाज के, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के का शोषण चालू कर देती। साथियों, 2023 में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हमारे आदिवासी समाज पे। इतना ही नहीं साथियों, मणिपुर में कीकुजो और मेतोई के बीच दंगों में 250 से ज्यादा आदिवासी लोग मारे गए, 60,000 से ज्यादा बेघर हो गए, घर जला दिए गए। सरकार क्या कर रही थी? आदिवासी समाज सिर्फ एक जगह नहीं है, भारत में कई जगह गया हुआ है, कई जगह फैला हुआ है, परंतु साथियों, उनका व्यवहार हमारे समाज के प्रति कैसा है, वो जरूरी नहीं कि हमारे घर में देखा जाए, वो जरूरी नहीं हमारे प्रदेश में देखा जाए, वो देश के किसी भी कोने में अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश की सरकार ने हमारे आदिवासी समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे एक्शन ना लेने के कारण खाली हम ही लोग आवाज नहीं उठा रहे, यूनाइटेड नेशंस ने भी हमारी भारत सरकार पे तंज कसा है, कहा है कि आपके खुद के देश में इतना अत्याचार हो रहा है और आपको दिखना नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हर चुनाव के दौरान हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करती है, उनका पैर छूती है, परंतु जब समय आता है उनको इंसाफ दिलाने का, उनकी जमीनें वापस करने का, जो इन्होंने पिछले सरकारों के दौरान प्राइवेट कंपनियों को माइनिंग के लिए दी है धोखेधड़ी से, तो जब वो समय आता है तो वो सारा सम्मान भूल जाती है, क्योंकि वोट तो गिर गया। अब क्यों चाहिए हमें आदिवासी समाज का सम्मान? अब क्यों चाहिए उनका वोट? अब तो उनकी जमीनें चाहिए। तो साथियों, ये सरकारें हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ काम करती आई है, और बाबा साहब ने इन सब के बारे में हमें चेतावनी दी थी। कहा था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कहा था कि हमारे हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार है, परंतु जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा, और उसमें हमारा आदिवासी समाज आता है, हमारा आदिवासी समाज, हमारा SC, ST, OBC,
हमारे सभी पिछड़े वर्ग के समाज के साथी लोग अगर एकजुट नहीं होंगे, एकता से एक पार्टी को, अपने हितों की पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तब तक ये विरोधी पार्टियां, ये मनुवादी सोच रखने वाली पार्टियां हमारे समाज को तोड़ती रहेंगी, हमारे समाज का शोषण करती रहेंगी, हमारे समाज का दुरुपयोग करती रहेंगी। साथियों, आज का भारत ये है कि संविधान कहता है कि समता मूलक समाज बने। बाबा साहब का संविधान कहता है समता मूलक समाज बने, परंतु आज भी भरतपुर में एक दलित बच्चे को गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यह है हमारा आज का भारत। संविधान कहता है संविधान बात करता है सम्मान की, परंतु आज भी कव्या में आदिवासी बहन का गैंग रेप किया जाता है। ये है हमारे आज का भारत। संविधान बात करता है भाईचारे की, परंतु आज भी रसड़ा में एक दलित परिवार पर उनकी शादी में उन्हीं पर गोली चलाई दी जाती है क्योंकि वो एससी समाज से आते हैं। ये है आज का भारत। मैं पूछता हूं, क्या यही वो देश है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था? क्या ये वही देश है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था? बताइए साथियों, क्या ये वही देश है? आप हाथ उठाकर कह सकते हैं नहीं। क्या ये वही देश है? साथियों, हर पार्टी बाबा साहब के नाम पर हर पार्टी बाबा साहब के नाम पर आज जयंती बना रही है, उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ा रही है, उनके नाम पर योजनाएं चालू करती है, संसद में उनके नाम की कस्में खाती है, परंतु जब उनके समाज को सम्मान, उनके समाज के हितों की बारी आती है तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो है चुप्पी, सन्नाटा। जब हमारे समाज के लोग अपनी दलित लड़कियों को स्कूल भेजने की बात करते हैं तो ये विरोधी पार्टियां क्या करती हैं? चुप्पी साधती हैं। जब हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनों को रखने की, उनके अधिकारों की बात की जाती है संसद में, तब ये सब क्या करते हैं? चुप्पी साधे बैठते हैं। जब पिछड़े वर्गों के, उनकी मेहनत का, उनकी फसलों का सही दाम की बात की जाती है, तब ये सब नेता लोग क्या करते हैं? चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। बस खामोशी और बस सन्नाटा। साथियों, जब हमारे समाज की बात होती है, जब हमारे समाज की बात होती है, तब इनके मुंह पे टेप लग जाती है, तब ये लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। साथियों, एससी एसटी ओबीसी समाज आज भूमिहीन है। आदिवासी की जमीन कंपनियों को दी जा रही है और 2026 में जो देश चांद पर रॉकेट पहुंचा सकता है, 2026 में जो देश चांद पर रॉकेट पहुंचा सकता है, उस देश के आज भी हमारे समाज के लोग गटर में बिना नंगे हाथों से गटर साफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे समाज से आते हैं। एक तरफ तो तुम भारत को बोलते हो कि हम चांद पे पहुंचाएंगे, मेरे समाज के लोगों को तुम हाथ में ग्लव्स और एक सूट नहीं दे सकते जब वो गटर में घुस के तुम्हारी गंदी नालियां साफ करता है। साथियों, आज ये है हकीकत, आज का भारत ये है। हम अपने बाबा साहब के संविधान को जो लेकर चले थे, जिस सोच से बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा था, उससे तो हम बहुत दूर हैं। परंतु साथियों, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। आप सब यहाँ पे बाबा साहब के बच्चे हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। तो साथियों, मैं आप सब की ओर से कहता हूं कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। हमें हार मानना नहीं आता, हम हार मानना नहीं जानते, हम बैठना नहीं जानते और ना हम डरना जानते हैं।
बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा कहा, पढ़ो, लड़ो और एकजुट रहो। पढ़ो, लड़ो और एकजुट रहो। साथियों, आज हम वही करेंगे। हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और खाली स्कूल की किताबें नहीं, उन्हें हम अपना संविधान पढ़वाएंगे। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या देता है हमें। संविधान केवल गणतंत्र दिवस पर एक समाज से सजाने का एक पुस्तक नहीं है, ये ढाल है हमारी, ये हथियार है हमारा, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा तोहफा है हम समाज के लिए। लड़ेंगे हम। किसने बोला हमारा समाज लड़ेगा नहीं? लड़ेंगे हम, हिंसा से नहीं। हम हिंसा से नहीं लड़ेंगे, हम सच्चाई से लड़ेंगे, सच्चाई को लेकर लड़ेंगे। हर सरकार से हम हिसाब मांगेंगे, हर सरकार से हम सवाल करेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे। दंगों का जवाब पीड़ितों के घर को तोड़कर नहीं, अपराधियों पर कानून की मार से करेंगे। आदिवासी समाज की जमीन बचाकर करेंगे। हर धर्म को उसका सही जगह दिलाकर करेंगे। हम एकजुट रहेंगे। एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को कभी लड़ने नहीं देंगे। एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को कभी भड़काएंगे नहीं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने हमें सबको समझाया था कि अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुसलमान, ईसाई व उनके साथ साथ मिलकर जितने भी अल्पसंख्यक समाज व धर्म है, अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं तो हम बहुमत बना लेंगे। साथियों, जब हम एक होंगे, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस सब को साबित कर यूपी में 4 बार आपकी सरकार बनवाई है। और साथियों, हर नौजवान को मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि आज यहां पर नौजवान की डेफिनेशन हमारे आदरणीय राजा राम जी ने बदल दी है। अब नौजवान 5 साल का लड़का या लड़की नहीं, 95 साल का आदरणीय बहन जी और मान्यवर साहब का सिपाही भी है। मैं हर उस नौजवान से आज कहना चाहूंगा कि अब जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है कि किसी को अगर कोई तुमसे कहे कि यार जाति नहीं होती, जातिवाद नहीं होता, जातिवाद खत्म हो गया है, तो साथियों उसे याद दिलाना कि जातिवाद आज भी जिंदा है। क्योंकि जब दलित छात्र को यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है तो उसकी जाति को देखकर ही किया जाता है। तो जातिवाद आज भी जिंदा है। साथियों, किसी को ये मत कहने देना कि आदिवासी को उनका हक मिल चुका है। अगर समाज में हमारे सभी युवा साथी आज खड़े होकर बात करें तो और तुमसे कोई कहे कि आदिवासियों को तो हमारी पार्टी ने उनका हक दिला दिया है, तो नहीं मिला है साथियों। जब